चलो हाँ तो आज अपन जिस करंट अफेयर्स के मुद्दे की चर्चा करेंगे वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की प्रेसिडेंसी। तो इंडिया ने अभी अगस्त का जो महीना है उस अगस्त महीने के अंदर भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली है। 1 महीने के लिए ये अध्यक्षता जो है वो भारत के पास में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक सिक्योरिटी परिषद होती है, मतलब एक सुरक्षा परिषद जो है वो हुआ करती है सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो है वो 15 मेंबर होते हैं। सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। और इन 15 मेंबर्स में से 5 जो हैं वो तो होते हैं स्थायी सदस्य और बाकी 10 जो हैं वो हैं अस्थायी या नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये 5 तो हैं स्थायी सदस्य जो कि हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रहते हैं और बाकी 10 जो होते हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य। और अभी 2021-22 के लिए ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी वैसे जो चुना जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए होते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और 2021 और 2022 ये जो 2 वर्ष हैं, इन 2 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को भी चुना गया। यानी भारत वहां पर 1 जनवरी 2021 से है और कब तक रहेगा? तो 31 दिसंबर 2022 तक भारत जो है वो वहां पर अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देगा। और इसके अंदर अभी अगस्त महीने में जो है वो भारत को चुन लिया गया है वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष। 1 महीने के लिए ये अध्यक्षता जो है वो भारत के पास में है। और अगर हम पहले की बात करेंगे भाई इससे पहले कब भारत रहा था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो इससे पहले भी भारत ने जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, ये भारत का 8वां कार्यकाल है। इससे पहले 7 बार जो है वो और रह चुका है। और कब रहा था पिछली बार? 2011-12 में जो है वो भारत पिछली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो परमानेंट मेंबर के रूप में रहा। और उसके बाद में अब लगभग 10 वर्ष हो गए और 10 वर्ष के बाद में वापस भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल में आ गया है और अभी उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो उसको ले लिया है। ठीक है, और ये मिलती कैसी है प्रेसिडेंसी, क्या इंपॉर्टेंस होती है, भारत का क्या एजेंडा है इस प्रेसिडेंसी से, क्या होगा? तो देखो वैसे तो रूटीन काम है उनका। सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है जैसा अपन ने देखा ये इस तरीके से बैठक होती है सिक्योरिटी काउंसिल की। ये एक हॉर्स शू, जैसे घोड़े का जो होता है पंजा, उसके टाइप का ये एक सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो इनका हुआ करता है। और इसके अंदर होता क्या है कि ये हर वर्ष एक से, मतलब जो आपकी प्रेसिडेंसी है वो प्रेसिडेंसी एक देश से दूसरे देश के पास जो है वो जाती है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट के पास में जो है वो जाते रहते। तो अभी भारत से पहले ये जो है वो किसके पास थी? फ्रांस के पास थी। इससे पहले वाले महीने के अंदर जो है जुलाई के अंदर किसके पास थी? फ्रांस के पास थी। और फिर अब आ गई इंडिया के पास, और इंडिया से फिर अगले महीने और किसके पास चली जाएगी? आयरलैंड के पास चली जाएगी। अगला भारत के बाद में नेक्स्ट जो है वो आयरलैंड के पास में होगी। 1 महीने तक भारत के पास में रहेगी। और 9 अगस्त को, इसमें एक और फैक्ट अपन को ध्यान में रखना है, वो है कि 9 अगस्त 2021 को ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होगी उसको भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो उसको चेयर करेंगे। इंडियन, मतलब वैसे तो क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत के एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक स्थायी प्रतिनिधि होते हैं और वो स्थायी प्रतिनिधि जो है वो उसको चेयर करते हैं। हमेशा जो भी मीटिंग होती है उसको वो चेयर करने का काम करते हैं। और अब परंतु पहली बार एक ऐसा मौका आएगा जब भारतीय प्रधानमंत्री भी उसको चेयर करेंगे। अब चेयर करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए वहां न्यूयॉर्क में जाएंगे,
वो कहां से चेयर करेंगे, तो यहाँ से वर्चुअली उसकी जो है वो जो भी बैठक होगी उस बैठक को संबोधित करेंगे, और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कभी सिक्योरिटी काउंसिल को भी चेयर किया या सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने एड्रेस किया है। ठीक है, तो ये भारतीय प्रधानमंत्री के पास में पहुंच जाएगी। फिर इसमें यह बात भी आती है कि इसमें भारत का एजेंडा क्या है, कि भारत ये 1 महीने तक अगर रहेगा तो क्या करेगा ऐसा। तो भारत ने अपने जो एजेंडा बताया कि हम क्या क्या करेंगे, तो उसमें 3 मुख्य एजेंडा जो है वो बताए, 3 मुख्य कार्य जो है बताए। एक तो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, दूसरा है पीस कीपिंग, या शांति रक्षण, और तीसरा है काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद की रोकथाम। ये 3 मेन एजेंडा जो है वो इंडिया के हैं, 3 मुख्य प्राथमिकताएं हैं कि इन 3 मुख्य प्राथमिकताओं, इन 3 क्षेत्रों के अंदर भारत जो है काम करेगा। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, समुद्र के अंदर जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे आपने कहीं ने सुना भी होगा कि दक्षिण चीन सागर के अंदर चीन की कुछ गतिविधियां हैं, और उन गतिविधियों को लेकर पूरी दुनिया के अंदर ही जो है वो असहजता का माहौल है कि वहां पर दक्षिण चीन सागर में चीन जो है लगातार कब्जा किया जा रहा है। वहां पर काफी सारे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, उन सब का उल्लंघन है। तो हालांकि भारत अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चीन के विरुद्ध कुछ कर सकेगा, क्योंकि चीन तो वहां पर परमानेंट मेंबर है, परंतु फिर भी ऐसी कोशिश की जाएगी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर एक ऐसा रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो स्थापित किया जा सके, या नियम आधारित कोई व्यवस्था स्थापित किया जाए। नियम आधारित व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सभी लोग जो है कुछ ना कुछ नियम को, किसी ना किसी जो आपका लॉ है या किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उस कानून की पालन करें। इस पर सभी की सहमति बनवाने की कोशिश जो है वो भारत करेगा, अन्य देशों के साथ में कोऑर्डिनेशन करेगा कि भाई सब मानो कम से कम इस बात को। और क्योंकि अगर नहीं माना, मान लो एक देश अगर मानना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे फिर दूसरे देश भी उस नियम को मानने से बंद कर देंगे, और दूसरे देशों ने मानने से बंद कर दिया तो पूरी व्यवस्था ही कोलैप्स कर जाएगी। और इसलिए भारत ये कोशिश करेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में रहते हुए समुद्री सुरक्षा को स्थापित करने में जो भी योगदान दे सकता है, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के जो लोग हैं उनमें एक मत बनाने की कोशिश जो है भारत करेगा। दूसरा एजेंडा है भारत का वहां पर पीस कीपिंग, शांति रक्षण। यूनाइटेड नेशंस क्या करता है कि जहां जहां पर ऐसा, कहीं पर ऐसी गृह युद्ध चल रहा हो, यहाँ पर कहीं पर कोई मानवीय संकट चल रहे हो, ऐसे सब जगहों पर क्या करता है, अपनी जो पीस कीपिंग फोर्स है उस पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है। ठीक है, और इस पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है, परंतु वो जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको खुद को भी कई जगह जो है वो संकट में है, वो कि भाई वो जब वहां पर रहते हैं तो उनके ऊपर भी कई बार जो है वो आक्रमण वगैरह होने लग जाते हैं। तो जो प्रोटेक्टर है उनकी खुद की भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए भी भारत जो है वो कोशिश करेगा कि किस तरीके से ये जो पीस कीपिंग फोर्स है उस पीस कीपिंग फोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा सके। जैसे खासकर अफ्रीका के अंदर, जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रीजन है, और वहां पर ये शांति सैनिक जाते हैं, और उन शांति सैनिकों पर भी कई बार जो है वो हमला हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। और क्योंकि भारत जो है वो सबसे ज्यादा जो है शांति सैनिक भेजने वाले देशों में से है, इसलिए भी भारत की ये प्राथमिकता है कि भाई ऐसे जो सैनिक है उन सैनिकों की रक्षा होनी चाहिए जो दूसरे देशों में शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो दूसरा जो एजेंडा है वो किसका है, पीस कीपिंग का। पहला एजेंडा किसका था, मैरीटाइम सिक्योरिटी का। और तीसरा ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म। भारत खुद टेररिज्म से जो है काफी पीड़ित है, और विश्व के अंदर एक वैश्विक समस्या जो है वो आतंकवाद है। और अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, और उससे आतंकवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और आतंकवाद, एक तो है कि कई आतंकवादी संगठन जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कई ऐसी भी चीजें आती है जब आप हम देखते हैं कि कई देश भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जैसे उसमें मेजर नाम आता है किसका, अपने परम मित्र पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को फंडिंग करता है, उस टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से भी पाकिस्तान के द्वारा भी जो है वो जो भी टेररिज्म को फंडिंग की जा रही है, टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है, उसको रोकने का काम भी किया जाए। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक सहमति बन सके, इसका काम भी भारत जो है वो करेगा। ये 3 तो उसकी मुख्य प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा अन्य प्राथमिकताएं ऐसी है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रिफॉर्म्स वगैरह होने चाहिए, सुधार होने चाहिए। और खासकर अपन जानते हैं कि भारत का एक बचपन का सपना है कि भारत को बड़ा होकर क्या बनना है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है। और ये सपना जो है पूरा हो सके, सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत वहां पर एक सहमति बनाने की कोशिश जो है वो करेगा कि भी सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, या फिर ऐसे मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए जिनको वीटो पावर जो है वो हो। अभी वीटो पावर वगैरह क्या होती है ये अभी अपन देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक बात है जो अब तक की अपनी चर्चा है, उसके अंदर अपन ने क्या देखा है। तो ये देखा कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल नाम की एक संस्था है, कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। और फिर ये जो संस्था है, उस संस्था के अंदर भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 जो है परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। और भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। 2021-22 का जो उसका कार्यकाल है, 2 वर्ष का कार्यकाल है, उसके लिए बना हुआ है। और अभी अगस्त के अंदर उसको क्या मिली है, वहां की प्रेसिडेंटशिप मिली है। उसका मतलब जो भी मीटिंग होगी, उस मीटिंग को चेयर कौन करेगा, तो भारत उसको जो है वो चेयर करेगा। कितने टाइम के लिए मिली हुई है, 1 महीने के लिए। और कैसे मिलती है ये, तो उसमें क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो देश होते हैं उनके नाम आते जाते हैं। जैसे भारत से पहले किसके पास थी, तो फ्रांस के पास में थी। फ्रांस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा हो गया, F। और उसके बाद भारत के पास आ गई I। और फिर वापस अब और भारत से जब आगे जाएगी तो किसके पास जाएगी, तो I नाम से एक और, I लेटर से एक और शुरू होने वाला है, वो कौन है, आयरलैंड। तो उसके पास चली जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑर्डर जो है चेंज होता जाता है। और ऐसा करते करते भारत को, ऐसा नहीं है कि अगस्त में एक ही बार रहेगी, इसके बाद और आएगी भारत को। और वो कब आएगी, दिसंबर में। दिसंबर 2022 को में भी भारत ही उसका जो है वो अध्यक्ष होगा। ठीक है। पर अगस्त वाला हमने थोड़ा इसको ज्यादा सही माना, वो इसलिए क्योंकि अगस्त में 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, 75वां मनाएगा या 75वां जो है शुरू होगा। इसके बाद में जो अमृत महोत्सव है वो शुरू होगा, इसलिए भी इसको जो है महत्व दिया जा रहा है। और तो ये कुछ मुख्य बातें जो है वो इसमें रही। अब देखो, अब अपन कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के, और फिर अपन ने इसके एजेंडा की भी बात की कि एजेंडा के अंदर में 3 मुख्य एजेंडाज हैं। एक तो समुद्री सुरक्षा, दूसरा पीस कीपिंग, और तीसरा जो है वो इसका काउंटर टेररिज्म। अब अगर अपन सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा करें कि भाई जो सुरक्षा परिषद होता है, इसके बारे में कुछ एक बातें जो है वो और देखते हैं। तो देखो, सुरक्षा परिषद में मैंने बात कही कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है वो क्या है, अस्थायी, नॉन परमानेंट है। अब ये 10 जो है वो चुने कैसे जाते हैं, ये कहां से आते हैं ये 10? तो देखो, इसके लिए भी रीजन वाइज जो है वो उन्होंने सीटें निर्धारित की हुई है कि कौन से रीजन से कौन सी जो कौन से देश जो है वो आएंगे या किस रीजन के देश होंगे। तो जैसे इसमें 5 जो सीट्स हैं, 5 जो सीट हैं वो तो किसके लिए होती है, एशिया और एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के लिए तो कितनी सीटें हैं, 5 सीटें जो है, 5 सीटें तो एशिया और अफ्रीका से आ जाती है। 2 सीटें जो है वो आती है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, यानी जो बाकी और बच गई है, जो जिनका नाम बाकी किसी में नहीं आया, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। एक आती है, वो आती है ईस्टर्न यूरोप से, और 2 जो है वो आती है कहां से, वो आती है आपकी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज। कैरेबियाई देश जो है। तो इस तरीके से सीटें जो है वो किसके आधार पर उन्होंने बांट दी, रीजन वाइज, कि कौन कौन से क्षेत्र, उन क्षेत्र के आधार पर जो है वो सीटों का निर्धारण यहां पर किया गया। अब कौन सा देश आएगा, कैसे चुनाव होगा, तो ये कैसे निर्धारित होता है? तो देखो, जैसे ये सुरक्षा परिषद होती है, वैसे यूनाइटेड नेशन में एक और
बड़ी संस्था या यूनाइटेड नेशन की जो सबसे बड़ी जो बॉडी है वो है महासभा। हिंदी में कहते हैं उसको महासभा और इंग्लिश में कहते हैं उसको जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सदस्य होते हैं वो किसके सदस्य होंगे? जनरल असेंबली के सदस्य जो हैं वो भी उसके होते हैं। और ये जो जनरल असेंबली है उसमें सारे के सारे देश होंगे, जितने जैसे 193 कंट्रीज हैं तो वो सारी की सारी कंट्रीज जो है इसमें आ जाएगी। और इनमें से फिर जो है वो चुनाव होगा और जिन देशों के पास में 2/3 बहुमत होगा वो लोग जो है वो किस में चले जाएंगे? वो इस सुरक्षा परिषद के अंदर जो है वो, भाई आप पहले तो अपने कैंडिडेटशिप लाओ कि भाई हमारी कैंडिडेटशिप है, उसके बाद में आपको 2/3 बहुमत जो है उसमें जीतना पड़ता है। तो बहुत सारे देश जो है वो अप्लाई करते हैं उसके लिए और फिर उनके अंदर वोटिंग होती है। अगर पहली बार में आपके पास में 2/3 बहुमत मिल गया, 2/3 मेजोरिटी अगर फर्स्ट टाइम में आ गई तब तो ठीक है, और अगर नहीं आई तो फिर वापस जो है वो वापस चुनाव होता है। या फिर ऐसा देश आपस के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं कि भाई किसी देश को कहेंगे कि भाई तुम यार बैठ जाओ, जैसे होता है चुनावों के अंदर कि भाई किसी को बैठा देते हैं, तो बस वैसे ही यहाँ पर किसी देश को कह देते हैं कि यार तुम अपनी कैंडिडेसी जो है उसको विड्रॉल कर लो, उसको पीछे ले लो, और फिर वापस चुनाव होते हैं। तो ऐसे करते करते जो है वो जब तक कि आपको 2/3 बहुमत नहीं मिल जाए तब तक जो है वो चुनाव होता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं बैठे, अगर कोई आपकी 2/3 बहुमत मिल ही नहीं रहा तो कई दो देश जो है वो मिलकर भी ले लेते हैं कि भाई हम मिलकर साझा करके भी जो है उसको रख लेंगे। जैसे 2016 के अंदर इंसिडेंट हुआ था जब इटली जो है उस इटली ने साझा की थी सीट, ठीक है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो भी वहां पर हुआ करते हैं। खैर ये इतना अपन को टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को इतना ध्यान होना चाहिए कि महासभा के अंदर वोटिंग होगी, 2/3 बहुमत चाहिएंगे और उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो सदस्यता मिलेगी। और कितने साल के लिए मिलेगी? तो 2 वर्ष के लिए जो है वो सदस्यता मिलती है। तो इस तरीके से, और फिर ये अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनके अपन को रीजन वगैरह थोड़े और याद में रखने हैं कि भी कौन कौन से रीजन जो है उसके हुआ करते हैं, ठीक है। और सुरक्षा परिषद काम क्या करती है? सुरक्षा परिषद जो होती है वो पावर हाउस है, यूनाइटेड नेशंस का पावर हाउस की। यूनाइटेड नेशन में वास्तविक शक्ति अगर किसी के पास में है तो वो सुरक्षा परिषद के पास में ही है। सुरक्षा परिषद कई चीजों पर जो है वो चर्चा करती है, कई मुद्दों पर चर्चा करती है और चर्चा करने के बाद में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद में क्या करते हैं? कोई प्रस्ताव या रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया जाता है। और ये प्रस्ताव जैसे पारित हो गया तो उसके बाद में सुरक्षा परिषद के पास में अधिकार होता है कि वो किसी भी देश के अंदर जो है वो कोई सैन्य हस्तक्षेप करना चाहे, मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और सैन्य हस्तक्षेप के साथ साथ में अगर वो किसी देश के ऊपर इकोनॉमिक या सैंक्शंस लगाना चाहे, किसी भी प्रकार के सैंक्शंस या कोई प्रतिबंध लगाना चाहे, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, तो उस देश के साथ में फिर कोई व्यापार वगैरह जो है वो नहीं करेगा। तो ये भी शक्ति इसके पास में होती है। ये शांति सेना के कहां पर भेजनी है, शांति सेना जो पीस कीपिंग फोर्स होती है वो शांति सेना भेजने के अधिकार भी इसके पास में सुरक्षा परिषद के पास में जो है वो हुआ करते हैं। और सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पारित कैसे होता है? भाई एक बार अगर अपने किसी मामले चर्चा कर ली, जैसे अभी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर सुरक्षा परिषद कुछ ना कुछ करे, अफगानिस्तान में किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे, परंतु वो कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? तो वो इसलिए नहीं कर पा रहा कि भाई हो सकता है चर्चा तो हो जाए। जब भारत अगर प्रेसिडेंट है तो भारत ये मुद्दा उठा दे कि भाई चलो इस मुद्दे के ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, तो चर्चा तो जाएगा, चर्चा होने के बाद में रेजोल्यूशन लाया जाएगा। पर रेजोल्यूशन पारित हो, ये पास हो, इसके लिए जरूरत है कि यहां पर भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। और वो अगर नहीं होगी तो फिर आपके जो भी रेजोल्यूशन है वो पारित नहीं होते। और उसमें भी खासकर जो है वो आपके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सहमति जरूरी होती है। 5 देश जो परमानेंट स्थायी सदस्य हैं उनकी बिना सहमति के कोई भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित नहीं किया जा सकता। और ये जो पावर है कि इनकी
बिना सहमति के कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, इसको कहा जाता है वीटो पावर। इसको क्या कहते हैं अपन? वीटो पावर, वीटो शक्ति जो है उसको कहा जाता है कि इनकी सहमति, तो अगर एक भी देश मना कर दे, इन पांचों में से 5 देश कौन कौन से थे? यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें से कोई भी एक देश अगर मना कर दे कि नहीं साहब हम इसके लिए सहमत नहीं है, तो वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सकता। उनका साथ तो रहना जो है बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये वीटो पावर का प्रयोग कर लेते हैं। मान लो अगर चाइना जो है उसने वीटो पावर का प्रयोग कर लिया और कहा साहब इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे प्रस्ताव को, तो फिर वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी कार्य जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसीलिए भारत ये मांग करता है कि भाई ये सुरक्षा परिषद जो है उसको थोड़ा और बढ़ाओ और इसमें अन्य देशों को भी शामिल करो और उनको भी वीटो पावर वगैरह दो, तो बात हो, फिर अन्य देश भी अपनी अपनी जो महत्ता है उसको दर्शा सकेंगे। परंतु खैर एक बात ये भी है कि अगर बहुत सारे देशों को वीटो पावर दे दी तो फिर सुरक्षा परिषद में कोई काम जो है वो होगा ही नहीं। इवन इनको भी दी हुई है तो भी कोई काम जो है खास सुरक्षा परिषद में हो नहीं रहा। पिछले कई साल हो गए उन्होंने कहीं पर भी कोई सैन्य हस्तक्षेप भी नहीं किया, कहीं पर कोई जो सैंक्शंस लगाने का काम जो है वो भी सुरक्षा परिषद में जो है वो नहीं हो पाया। तो ये सब चीजें जो है वो रहती है। और ठीक है, तो अब एक बार अपन ने जो पढ़ा है उसको जो है वापस देख लेते हैं। मैं इसको रीड आउट करता हूँ और इसमें कुछ और नई बात होगी तो जो है वो और तुम्हें समझा दूंगा। हाल ही में भारत ने अगस्त 2021 के महीने में अगस्त 2021 के महीने के लिए सुरक्षा जस्ट मिनट। हाल ही में भारत ने अगस्त 2021 के महीने में के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। अगली बार भारत यूएनएससी की अध्यक्षता दिसंबर 2020 में करेगा। रिसेंटली का मतलब 1 अगस्त को। कब की है? 1 अगस्त। और इसमें एक और डेट अपन को याद रखनी है, वो कौन सी रखनी है? 9 अगस्त। और क्योंकि 9 अगस्त को उसको कौन एड्रेस करेगा? प्राइम मिनिस्टर जो है एड्रेस करेंगे। और प्रधानमंत्री ने आज तक जो है वो कभी किसी को भी एड्रेस नहीं किया है। ठीक है। अगली बार यूएनएससी की अध्यक्षता 2020 में करेगा। भारत ने जनवरी 2021 में यूएनएससी की एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल जो है शुरू किया था। इंडिया बिगेन इट्स 2-year टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर इन जनवरी 2021। यूएनएससी में भारत का ये 8वां कार्यकाल है। दिस इज 8th टर्म इन यूएनएससी। यूएनएससी में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अंतिम कार्यकाल अपन को याद रखना है 2011-12 में। और उससे पहले वाले भी वैसे 2091-92 में, 84-85 में, 77 और 78 के अंदर, 72-73, 67, 68 और 50 के अंदर। तो पहला याद रख लो कि पहला कब किया था, और पिछला याद रख लो, और ये वाला याद रखो। लेकिन ये जो टर्म है वो कौन सा है, ये जो है वो अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो फिर अपना एजेंडा क्या है? तो एजेंडा की अपन ने बात की। 3 मुख्य प्राथमिकताएं: समुद्री शिक्षा सुरक्षा, दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी; शांति रक्षण, दैट इज पीस कीपिंग; और काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद की रोकथाम। और फिर नई वैश्विक व्यवस्था के हिसाब से जो है न्याय संगत प्रतिनिधित्व हो, आपका जस्ट रिफॉर्म जो है वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और उसके लिए सुरक्षा परिषद में क्या हो? सुधार हो। और इसके लिए आपस में देशों में सहमति होनी चाहिए, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े। और फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत जो है वो अपनी भूमिका को और मजबूत तरीके से रखेगा। इंडियाज रोल विल नाउ बी स्ट्रॉन्गर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशंस ऑन कश्मीर इशू। क्योंकि पिछली बार जब पाकिस्तान, जब अपने भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म किया था, तब पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस मुद्दे पर एक डिस्कशन करने की कोशिश जो है वो की थी, जबकि भारत वहां प्रेजेंट नहीं था। तो इंडिया अपना जो व्यू पॉइंट है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को और अच्छे से रखने की कोशिश इसमें करेगा। सुरक्षा परिषद के बारे में बातें। गठन है, 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, ये अपने बात कर ही ली। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, ये भी चर्चा हो गई। 10 अस्थायी सदस्य महासभा के लिए के द्वारा चुने जाते हैं, और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष का कार्यकाल है। 2 ईयर जनरल असेंबली के द्वारा होगा, और पीरियड कितना है? 2 टर्म। स्थायी सदस्यता का दावा। अब फिर ये कुछ बात जो है वो प्री के लिए तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस में जरूर होगी, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसके लिए
जो सपोर्ट है वो सपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 सदस्य जो है वो ऑफिशियली सपोर्ट कर रहे हैं, एक नहीं करता। और आप जानते हो कि वो एक कौन है, तो वो कौन है? चीन जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर अस्थायी सदस्यों का निर्धारण कैसे होगा? तो वो कैसे होता है, अपन ने चर्चा की कि वो रीजन वाइज होगा, और रीजन वाइज में 5 सीटें तो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को होती है, 1 सीट पूर्वी यूरोप के लिए है, 2 सीटें लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के लिए, और 2 सीटें जो है वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज के लिए है, ठीक है। और फिर एक अरब देश जो है उसके अंदर ये रोटेट करते रहते हैं। अफ्रीका और एशिया के जो देश होते हैं वो अरब कंट्रीज को रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज जो है वो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है। पश्चिमी एशिया का तो वेस्टर्न पार्ट और अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में अरब देश है। और प्राप्त करने के लिए कितने मेजोरिटी चाहिए? तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए। तो 2/3 मेजोरिटी से आप वहां पर जाते हो। फिर ये पूरी सिलेक्शन की जो प्रोसेस अपन ने चर्चा की थी वो है इसमें। और ये कैसे होता है अध्यक्ष का चुनाव? तो अध्यक्ष जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज होते रहते हैं जितने लोग हैं। और भारत से पहले कौन था? फ्रांस था। और भारत के आगे कौन रहेगा? तो आयरलैंड जो है वो रहेगा। शक्तियां क्या होती है? तो सुरक्षा परिषद, अब अगर आप देश कोई अध्यक्ष बन जाता है सुरक्षा परिषद का, तो उसकी क्या शक्तियां होगी? तो वो जो है वो उसका एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन जाता है कि अगर कहीं भी दूसरे जगहों पर उस सुरक्षा परिषद को रिप्रेजेंट करना है तो वो रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो वो जो देश अध्यक्षता होगी वो रिप्रेजेंटेशन करेगा। उसकी मीटिंग्स वगैरह को बुला सकता है, मीटिंग्स का एजेंडा वगैरह जो है वो डिसाइड कर सकता है। बैठक को बुलाना, अगर कोई विवाद हो गया, 2 देश आपस में लड़ लिए, तो फिर आपस में जो है उनको संयम, जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो यही करते रहते हैं, भाई बैठ जाओ, जो शांति, माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। तो माननीय सदस्य शांति बनाए रखने वाला काम जो है वो यहाँ पर भी होता है, ठीक है। महासचिव द्वारा प्रस्तावित अस्थायी एजेंडे को मंजूर करना, यूएनएसए की बैठकों में अध्यक्षता करना और नीति संबंधित प्रश्नों को परिषद के समक्ष रखना। फिर स्थायी सदस्यों के पास में क्या है? वीटो पावर। और वीटो पावर क्या होती है इसकी भी अपन ने चर्चा कर ली। और ये वीटो पावर जो उनको कहां से मिली है? तो यूएन का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27 ऑफ यूएन चार्टर जो है उसके माध्यम से ये मिली है। ये है आपका यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत की जो स्थायी सदस्यता है उसको अपन ने इसके अंदर जो है वो चर्चा कर ली है।